हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 2019 यानी कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का सॉल्यूशन। और उसमें हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो इसके आंकड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। आसान प्रश्न है आंकड़े समझने के बाद। देखिए, परीक्षा में 175 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो गया वो, इसका मतलब ये हुआ कि उसको 175 जमा में 35 अंक लेने थे पास होने के लिए। मतलब इतने अंक अगर वो ले लेता 175, तो उसके आए हैं 35 से वो फेल हो गया, तो ये अंक उसके पासिंग मार्क हैं, पास मार्क हैं ये। और वैसे पास मार्क कितने हैं? 35%। तो यदि मैं ये मान के चलूं कि कुल अंक परीक्षा के यदि x हैं तो x का 35% अंक, पास मार्क कितने हैं प्रतिशतों में? 35%। और वैसे कितने अंक चाहिए? 135 प्लस 175 प्लस 35, और ये बन जाते हैं 210। तो x का 35% 210। देखो, एक ही लाइन है बस, ये सिर्फ आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक हमने क्या माना? कुल अंक या फिर पूर्णांक। तो ये x का मान सिर्फ आपको निकालना है। का मतलब गुणा, 35% का मतलब 35/100 बराबर 210, या x बराबर 210 के गुणा में तो 100 जाएगा ये वाला, और ये गुणा वाला है x के, ये भाग में चला जाएगा। 5 को से काटते हैं, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 7 6 42। तो कुल अंक कितने हैं? 600। बस ये क्वेश्चन था हमारा। अब चलते हैं सवाल नंबर 62। 62 नंबर जो प्रश्न है उसके ऊपर चल पड़ते हैं। 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न जो है हमारा, 15 व्यक्तियों के समूह में 15 व्यक्तियों के समूह में क्या दिया गया है? मैं शॉर्ट में लिखूंगा। 7 तो पढ़ते हैं हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? 7। और अंग्रेजी पढ़ने वाले 8 हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले 3 ऐसे हैं, 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। कितने व्यक्ति? तो यह पूछ रखा कि कितने व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश जो है पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहता है फिर से देख लीजिए। एक ग्रुप है, उसमें है टोटल 15 व्यक्ति। उनमें से 7 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं, उनमें से 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये पता लगाना है कि 3 व्यक्ति इनमें ऐसे भी हैं, इन 15 व्यक्तियों में, जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। हमें ये पता लगाना है हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, मतलब दोनों हिंदी भी पढ़े और इंग्लिश भी पढ़े, वो व्यक्ति कितने हैं। तो हम पहले ये पता लगाएंगे, ये वाला एन। देखो, निकालना क्या है, पहले मैं ये लिख दूं एन ऑफ ए। ये अगर आप हिंदी को एच से लिखो, इंग्लिश को यदि आप ई से लिखो, तो यहां पर हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों को एन ऑफ एच से लिखें। हिंदी पढ़ने वाले, नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले, एन फॉर नंबर, कितने हैं? 7। एन ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले को एन ई से लिख दिया मैंने, इसको आप लिखोगे 8। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भाई नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये क्या है? ये इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ का चिन्ह। दोनों पढ़ने वाले पता लगाना है ना, हिंदी और इंग्लिश। मतलब वो बंदे पता लगाना है जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते हो। मतलब हिंदी और इंग्लिश में जो सर्वनिष्ठ हैं, जो इंटरसेक्शन है, कि जिसने 11th में ये टॉपिक आता है, हम भी करवाएंगे उसको।
तो इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं उसमें और डिटेल से बताऊंगा। एच इंटरसेक्शन ई का मतलब ये वो है कि ये वो समूह है जो हिंदी पढ़ने वाले भी हैं, मतलब कॉमन है हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले। तो आपको ये निकालना है। तो देखिए एक इसमें ये नहीं दिया गया ए यूनियन बी, ये क्या है? ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी, या एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि वो बंदे जो कहीं ना कहीं कोई एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे। ये क्या होगा? पढ़ने वाले। पढ़ने वाले का क्या मतलब है कि या तो हिंदी पढ़ेगा या फिर अंग्रेजी पढ़ेगा, तो यानी कि पढ़ने वाले। अब इनमें से 3 बंदे ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं यार। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 15। तो यदि हम इन 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 व्यक्ति बचेगा, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है हमारा? पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ये पढ़ने वाले मतलब ये वो समूह है या ग्रुप है जो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो आपके पास ए यूनियन बी का मान आ जाता है 12। और आपने ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन, या मैं ए यूनियन बी कर दिया, आप यहां पर लिखिए सॉरी एच यूनियन ई लिखिए, क्योंकि हमने हिंदी बोलने वाले को एच से लिखा था, इंग्लिश वाले को ई से लिखा था। तो ये फार्मूला ए यूनियन बी में मिलता है, तो मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया। तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, तो टोटल व्यक्ति जो पढ़ने वाले होंगे वो 12 आए हमारे पास। तो हमने ये फार्मूला इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। एच यूनियन ई का फार्मूला बराबर होता है किसके बराबर? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई और माइनस में एन ऑफ ई या एच इंटरसेक्शन ई। ये फार्मूला है कि ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इसका मान निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो चाहे आप एक फार्मूला ये याद रख लीजिए, इनमें से ये निकालना हो तो आप वैल्यू पुट कर दो इसकी। मतलब आपके पास 3 डाटा हो तो चौथा आप निकाल सकते हो। तो आपको निकालना है ये, तो आप इसका मान निकालोगे, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का मान निकालोगे तो एन ऑफ एच, एन ऑफ ई और माइनस में एन ऑफ एच यूनियन ई। ये फार्मूला याद लगा करके आप इसका मान निकाल लो। यानी कि दोनों पढ़ने वाले पूछा है ना उसने, तो इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन निकालने हैं हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे या व्यक्ति। तो एन ऑफ एच का मान कितना है? एन ऑफ एच का मान है 7, जमा में एन ऑफ ई का मान हमारे पास 8 और ए एच यूनियन ई हमने यहां पर निकाला था ये वाला 12 इसमें से घटा देंगे तो 15 माइनस का 12 यानी कि 3। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न। तो आपको ना ये देखो समझाने में टाइम लगा भाई, एन ऑफ एच माना, एन ऑफ ई माना, तो आपको डायरेक्ट ये निकालना है। ये निकाल के सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता देखो मैं ये मेन चीज लिख देता हूं, इसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। पुरुष की ओर इंगित किया ना उसने, पुरुष की ओर इशारा किया या इंगित किया एक पुरुष की ओर इंगित किया किसने? एक महिला ने। मतलब एक महिला ने एक पुरुष की ओर इंगित करके या उंगली करके कहा कि इसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो ये प्रश्न हमारे 2020 वाले में भी दे रखा था, सेम प्रश्न था, और वो क्या थे? उसकी माता। यानी कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता, इसकी जो माता है मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मतलब इकलौती पुत्री कौन हुई? फिर उसकी माता ही तो हुई। मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी जो माता है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन हुई? वो खुद हुई। तो इकलौती पुत्री का वो बेटा है, मतलब उसकी माता बताया ना, उसकी तरफ इंगित करते हुए। यानी कि पुरुष जो है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, पुरुष की ओर इंगित करते हुए बोलता है कि ये एक औरत है, ये माता है किसकी? इस पुरुष की माता है। वो कहती है कि इस पुरुष की
कोई ये महिला लिख दो यहाँ पे, ये महिला है, ये इसको बोलती है, ये इसको बोल रही है, इसके बारे में बोल रही है, पुरुष के बारे में, कि इस पुरुष की जो माता है, इस पुरुष की जो माता है, मतलब ये मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मतलब मेरी माता की इकलौती पुत्री यही है। तो इकलौती क्या कौन हुई? इकलौती वो खुद ही तो हुई। इसलिए हम क्या कहेंगे, पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, वो महिला उस पुरुष की माता हुई। नेक्स्ट पर्सन ले लेते हैं। ये पर्सन सेम टू सेम आया था 2020 वाले में भी, तो ये रिपीट हुआ है। यदि पूर्व दिशा, देखिए ये पर्सन है करने वाला, समझने वाला। इसके ऊपर मैं मेरा दिशा के ऊपर एक वीडियो बना था, आप देखना चाहो डिटेल्स उसमें समझा रखा है इस पर्सन से रिलेटेड जो भी सामग्री है। यदि देखिए पर्सन में क्या कहता है, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पूर्व दिशा जो है वो क्या हो जाए, उत्तर पश्चिम, पूर्व दिशा किस में बदल गई है, उत्तर पश्चिम हो जाए। और कहता है पश्चिम दिशा, पश्चिम क्या हो जाए, पश्चिम के लिए लिख रहा है भैया वो दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए। और इसी तरह सभी दिशाएं आपस में अपना स्थान बदल ले, मतलब चारों की चारों दिशाएं अपना अपना स्थान इसी तरह से बदल ले जैसे कि इन दो दिशाओं ने बदला। तो वो कहता है कि उत्तर दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, तो उत्तर का पूछा है भाई, उत्तर क्या हो जाएगी ये पूछा है। देखो हमारी चार दिशाओं के बारे में मैं इसलिए मैंने बोला कि आप वीडियो देखना चाहो डिटेल से, मैंने इसको क्लियर कर रखा है, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं रहना चाहिए। ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर जो है उत्तर होगा, नीचे दक्षिण। तो वो क्या कहता है, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा आपकी क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये है उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर पश्चिम है ये। और ये उत्तर पश्चिम है ना, हम इस देखो ये जो उत्तर है और ये पश्चिम है, इसके बीच में हम मान के चलते हैं पूरा 90 डिग्री का कोण है। और उत्तर पश्चिम जो इसके बीच में पड़ेगा ना, वो बिल्कुल सेंटर में मान के चलते हैं। सेंटर का मतलब है कि 45 डिग्री के कोण पे मान के चलते हैं। यानी कि अगर ये आपका उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम शॉर्ट में लिख दिया, तो ये 45 डिग्री के, यानी कि इस तरफ से भी 45 डिग्री है और ये इस तरफ से भी 45 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण कितना है ये 90 डिग्री का। तो वो ये कह रहा है कि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो गई, तो इसका मतलब उत्तर पश्चिम हो गई है, तो वो जो है बाईं तरफ घूम गया। कितने डिग्री घूमा, देखो अब ये भी 90 है और उत्तर पश्चिम को मैंने जस्ट बोला ये 45 का कोण बनाता है, यहाँ पे नीचे भी बनाएगा। तो ये इतने डिग्री बाईं तरफ घुमा, कितना हो गया ये 145 हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो यहां तक का ये कोण तो 90 डिग्री का, और इससे आगे तक का ये कितना है 45 का। 90 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाता है 135 डिग्री। ऐसे ही आप पश्चिम को देखो, पश्चिम को क्या हो गया है दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण पूर्व, ये जो है बाईं तरफ घुमा, या कह दो हम वामावर्त घुमा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो दक्षिण क्या हो गया, दक्षिण हो गया है, सॉरी पश्चिम क्या हो गया है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्व, मतलब ये घूम करके यहां पहुंच गया, ये यहां पर, ये है दक्षिण पूर्व। तो ये भी 90 का, ये 45 का, ये भी 135 डिग्री। तो हमने ये जो है ना सीक्वेंस, इसमें इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, सीक्वेंस देखना है कि किस दिशा में घूम रही हैं दिशाएं और कितने डिग्री पे घूम रही हैं। तो सभी दिशाएं जो हैं एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रही हैं। तो ऐसे ही दो दिशाएं और बच गई, उनको भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन तीसरा तो उसने पूछ लिया उत्तर का, तो उत्तर कितने डिग्री घूमेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो 90 डिग्री घूमेगा ही घूमेगा, तो 35 डिग्री यहां बने, 45 डिग्री इसका ये बनेगा इसका। तो आपका ये उत्तर जो है यहां पहुंचना चाहिए इस सीक्वेंस के हिसाब से, जिस सीक्वेंस में पूर्व और पश्चिम घूमे, तो उत्तर भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमेगा, तो आ जाएगा यहां, यानी कि दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो उत्तर किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यही इसका उत्तर है। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे दक्षिण के बारे में,
दक्षिण भी तो पूछ सकता है, तो दक्षिण भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। दक्षिण के बारे में पूछेगा तो दक्षिण यहाँ आ जाएगा। अगर 135 डिग्री घूमेगा तो ये देखो इतना डिग्री कौन बनाएगा, ये बनेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। और ये कौन सी दिशा है, ये वाली, ये दिशा है उत्तर पूर्व। तो अगर आपसे वो दक्षिण के बारे में पूछ लेता है तो हम बता देंगे उसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये 64 था। अब हम करेंगे 65। 65 में क्या कहता है, 65 में कि यदि किसी भिन्न के अंश में, ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और उस भिन्न के हर में क्या करता है, उस भिन्न के हर में 350% की ये भी वृद्धि ही करता है, कर दी जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, 5/12। तो वो कहता है मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मतलब वास्तविक भिन्न क्या है, मूल भिन्न निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। तो आप जो है भिन्न मान लीजिए, हम भिन्न को मान लेते हैं, और भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में x/y मान लेते हैं भिन्न को। अब वो कहता है कि भिन्न के अंश में, ये आपका अंश है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो वो कहता है 200% की वृद्धि कर दी जाए। अब 200% की वृद्धि करेगा तो कितने प्रतिशत हो जाएगी भिन्न, यानी कि अंश कितने प्रतिशत हो जाएगा, 300% हो जाएगा। देखो 200% की वृद्धि करेगा, मैं एक बार लिख देता हूं, 200% की अगर ये वृद्धि करे और नीचे करे 350, देखो प्लस का निशान लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 350% की वृद्धि करे तो ये प्रतिशत कितने कितने हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। अगर ये 200% करे और ये 350% की वृद्धि करे, कोई भी संख्या स्वयं की पहले से 100% होती है, स्वयं की 100%, तो ये 100% तो खुद है ही, ये दोनों, ये भी 100% है और ये भी 100% है। वृद्धि कितनी कर दी, 200% की, तो x तो हो गया, x का 300% डायरेक्ट निकाल दो और ये कितना निकल जाएगा, y का 450%। और ये मैं किसके बराबर लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 5/12 के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि गिवन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए, तो भिन्न हो जाती है 5/12। तो ये 200% किया तो मतलब x का 300% निकालना पड़ेगा, क्योंकि खुद का ये 100% है, और इसका भी 450% निकल जाएगा 100% बढ़ा करके। अब x/y का मान निकाल लेंगे। निकालने से पहले मैं बता दूं, का मतलब गुणा होता है, ये गुणा लगा दिया। इस प्रतिशत से क्या हम इस प्रतिशत को भी काट सकते हैं ना, काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 15 × 45, 15 दूनी 30। तो देखो भाई क्या बचेगा हमारे पास, 2x/3y बराबर बचेगा 5/12 के। ये 3 तो चला जाएगा इधर गुणा में, ये 2 जो है इसके भाग में आ जाएगा, इसको आप ये लिख सकते हो ऐसे। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप जो है 3 चौके 12, तो 5/4 दूनी 8। तो हमारी वास्तविक भिन्न क्या मानी थी हमने, x/y मानी थी यहाँ पर, तो x/y का मान क्या आया, 5/8। तो हमारी मूल भिन्न क्या है, 5/8। ये था 65 नंबर। इसके बाद में हम चलेंगे 66 नंबर में चलेंगे। 66 नंबर में कहता है किसी सांकेतिक भाषा में कहता है कि बीट, BEAT, बीट को क्या लिख देता है, UBFC, और CALM काम को लिख देता है NMBD कहा जाए, तो SORE को क्या कहेगा। तो सांकेतिक भाषा का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई सीक्वेंस वो इस्तेमाल करते हैं, कोई कोड उसके अंदर डाल रखा है, कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। बीट को लिखा उसने UBF,
सी, तो काम को लिखा उसने NMBD। तो आप इसमें सीक्वेंस समझिए, उसने क्या सीक्वेंस यूज किया। तो देखिए बी के, ये देखिए इसके साथ क्या संबंध है, मतलब प्लस का 1 करने से बी का सी हुआ, ई के अंदर भी प्लस 1 करने से एफ आता है, ये प्लस 1 किया, ए का भी ये देखो ये प्लस का 1 किया, और टी का यू भी क्या किया, प्लस का 1। बशर्ते इसमें चेंजेस क्या हैं कि इस बी का सी उसने लास्ट में लिखा, इस तरफ ये ऐसे लिखेगा, मतलब सी पहले फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही आप इसका देखिए, सी का डी हुआ, ए का फिर ये बी हुआ, एल का एम हुआ, एम का एन हुआ। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो हमने कहां से शुरू करना है वही देखना है, एस से शुरू किया, तो एस से एस का क्या बनेगा, टी बनेगा, तो टी को पहले लिख देंगे, यानी कि इस एस का क्या बनेगा, टी, और ओ का क्या बनेगा, ओ का बाद बनेगा पी, ये इस तरफ ऐसे उल्टी तरफ लिखना है, आर का एस बनेगा, ई का एफ बनेगा, तो एफ एस पी टी, एफ एस पी टी इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 66 नंबर, इसके बाद में करते हैं हम 67 नंबर। 67 में क्या कहता है कि एक सॉरी 67 है ना, हाँ 67 है, यस। कहता है कि श्रृंखला को पूरा करना है, श्रृंखला ये भी रीजनिंग का डीजी, डीजी के बाद में एच के बाद में है LO, LO के बाद में है PS, PS के बाद में है ना यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो ये कहता है कि इसके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये पता लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस समझना है। देखो इसका D का H के साथ क्या संबंध है, EFGH, यानी कि ये प्लस का 4 हुआ, G के बाद में देखिए HIJK, ये भी प्लस का 4 हुआ। अब H का इसके साथ देखिए यहाँ पर L के साथ क्या संबंध है, IJKL, यानी कि ये भी प्लस का 4 हुआ, और KLMNO ये भी प्लस का 4। तो ये सारे इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हमें इसका निकालना है ना, तो P का +4 करेंगे तो क्या आएगा, QRST, तो T से स्टार्ट होगा, और S के बाद में +4 करेंगे तो +4 किया ना यहाँ पे, और P S के बाद में भी +4 करेंगे तो TUVW, तो TW आएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाता है TW, यही इसका आंसर था TW। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 68 का। एक कार के संबंध में दे रखा है भाई, एक कार जो है वो 690 किलोमीटर की दूरी, 690 किलोमीटर की दूरी जो है वो 30 घंटे में तय करती है। औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, उत्तर चेक कर लेने चाहिए इस तरह के प्रश्नों के ना, उत्तर पहले चेक कर लेने चाहिए कि भाई उसका उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, या फिर वो पहले से ही अगर लिख देना मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो या किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो, तो फिर बात अलग हो जाती है। नहीं तो जिसमें नहीं दिया गया होता है उसमें आपको पहले ये चेक कर लेना चाहिए। तो सभी के सभी उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं, तो दूरी किलोमीटर में पहले से ही है, समय घंटों में कुछ करना ही नहीं है। कुल दूरी 690 और बटे समय 30, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर प्रति हिंदी में लिख दिया, घंटा लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसको हिंदी में लिख देगा, ओब्लिक वाले को वो हिंदी में भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 68 नंबर था। 69 नंबर में कहता है भैया 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं हैं, क्रमशः हैं ABCDEF, F तक है क्या, E तक है, सॉरी E तक 5 है ना, तो 5 हो गई। इनका औसत दिया गया है, इनका औसत दिया गया है 74। तो तब कहता है, तब संख्या C तथा E का गुणनफल निकालना है, मतलब C गुणा में E निकालना है। अब आपको यह पता होना चाहिए क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और क्रमागत का मतलब है
कि क्रमागत अगर हम चेक करेंगे तो उनके बीच में 2 का अंतर आएगा। तो हम यदि ए को तो x मान लें, पहली सम संख्या हमने x मान ली, b फिर क्या होगा x जमा 2 होगा, c फिर क्या होगा x जमा का 4, 2 जोड़ते जा रहे हैं, d क्या होगा x जमा का 6 और e क्या होगा भाई x जमा का 8। ये मानेंगे हमारी, हमने ये संख्याएं मान ली कि हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं ये हैं। इनका औसत कितना है 74। तो हम x में ये दूसरी क्रमागत यानी कि x जमा 2 प्लस में तीसरी क्रमागत कितनी होगी x जमा 4, चौथी x जमा 6 और पांचवी होगी x जमा 8। इनका जोड़ किसके बराबर होना चाहिए 74 को 5 से गुणा, यानी कि नंबर को औसत से गुणा कर देंगे तो उनका जोड़ आ जाएगा। तो 74 पंजों कितने होते हैं भाई वो गुणा कर लो, 5 के 20, 2 5 7 35 और 2 37, 370 के बराबर आ जाएगा ये। तो ये जो है जोड़ लीजिए x x x x जोड़ लीजिए तो ये 5x हो जाएगा और 2 और 4 6 6 12 और 8 होते हैं 20 बराबर हो जाएगा 370, या 5x बराबर 20 घट जाएगा इस तरफ जाके तो 350 बच गया, x का मान 70 आ गया। तो निकालना क्या है हमने c गुणा में e, तो c का मान निकाल लो, यहां से c क्या है x जमा 4 है, तो x जमा 4 का मतलब 70 जमा 4 यानी कि 74 और गुणा में e कितना है, e कितना हो जाएगा हमारा x जमा 8 यानी कि 70 प्लस 8 78। इनकी गुणा कर दो, 8 चौके 32, लास्ट में 2 वाला ऑप्शन देख लो, 8 चौके 32, तो 2 वाला ऑप्शन केवल एक ही था 5772, 5772 और ना तो इनकी गुणा करके देखोगे ना तो 5772 आएगा, ये श्योर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर कहता है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। भाई एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु दी गई है। औसत आयु कितनी है 40 वर्ष। औसत आयु है 40 वर्ष, 40 है ये 40 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। आयु का अनुपात क्या दिया गया है, आयु का अनुपात है 11:5। व्यक्ति का के लिए अंक 11 है और उसके पुत्र के लिए अनुपातिक अंक क्या है या आंकड़ा क्या है 5। तो पुत्र की आयु निकालनी है तो सिंपल सी बात है भाई कि आप x मान के कर लो और चाहे डायरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे उसके पिता की आयु 11x मान लेंगे और उसके पुत्र की आयु को 5x, दोनों को x से गुणा कर दिया। इनका जोड़ किसके बराबर लिख सकते हो 40 गुणा में 2 के। क्यों, क्योंकि उसके व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है तो उनकी आयु का जोड़ ज्ञात करेंगे तो ये आंकड़े कितने हैं टोटल, पिता और पुत्र के 2, क्योंकि 2 व्यक्ति हो गए ना, ये 2 व्यक्तियों की औसत आयु कह सकते हो आप इसको, जो कि 40 है। तो 40 को 2 से गुणा कर देंगे, कुल आयु आ गई। आयु का अनुपात है उसको हमने एक पिता की आयु 11x मान ली, व्यक्ति की पुत्र की 5x मान ली, तो उनका जोड़ 40 गुणा 2 यानी कि 80, या 16x बराबर 80 या x बराबर 16 5 80। x का मान 5 आ गया तो क्या निकालना था इसके अंदर पुत्र की आयु 5x माननी थी, तो 5 के आगे x का मान 5 यानी कि 25 वर्ष। तो आयु 25 वर्ष, और अगर उसके पिता की या उस व्यक्ति की पूछा होता तो 5 गुणा में करते तो उसकी हो जाती 55 वर्ष। तो ये था हमारा। अगर हम इसको औसत की जो ट्रिक थी हमारी उससे करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास उनकी आयु का जोड़ कितना है 80 और आयु का अनुपात क्या है 11:5। तो जिसकी निकालनी है ना उसका अनुपातिक आंकड़ा ऊपर, नीचे अनुपातिक जोड़ 16 और गुणा में 80, 16 5 80 25 वर्ष। और अगर व्यक्ति की निकालनी होगी तो 5 की जगह पे क्या लेंगे आंकड़ा 11, तो 11 5 55, तो 25 और 55 आप उत्तर जांच कर सकते हो, 25 और 55 80 होते हैं। ये 70 नंबर था। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। घड़ी की दोनों सुइयां मतलब मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करेंगी भाई, कितनी बार। ये तो एक जिक्केट जैसा प्रश्न है, अतिव्यापन करेंगी और इसका उत्तर है देखो कितनी बार एक दिन में। ये एक दिन कहता है ना भाई, एक दिन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिन जब दोपहर यानी कि धूप निकलती है वो है, नहीं। एक दिन का मतलब है 24 घंटे, रात और दिन दोनों ऐड होंगे उसमें। तो 12 घंटे में अतिव्यापन होता है 11 बार।
अगर वो पूछे 12 घंटे में, तो 12 घंटे में अतिव्यापन, अतिव्यापन को ना इंग्लिश में कह सकते हो आप ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना। ओवरलैप का मतलब क्या है, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आना। और 12 घंटे में ये स्थिति बनती है भैया 11 बार। तो फिर 24 घंटे में जाहिर सी बात है कितनी बार बनेगी, 11 गुणा में 2 यानी कि 22 बार अतिव्यापन होगा। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि वो कौन से दो अंक हैं जिनके बीच में अतिव्यापन नहीं होता। 12 और 1 के बीच में अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो 24 घंटे यानी कि एक दिन में जो है 22 बार अतिव्यापन होगा घंटे और मिनट की सुई के बीच। इसके बाद में है 72, क्वेश्चन नंबर है 72। 72 में कहता है कि यदि शब्द फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्ण क्रम अनुसार लगाया जाए, FRIEND, यह कहता है कि जो फ्रेंड एक शब्द है प्रत्येक अक्षर को उसके वर्ण क्रम अनुसार रखें। वर्ण क्रम अनुसार का मतलब क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब डिक्शनरी ONARY, डिक्शनरी की स्पेलिंग होती होगी। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें जो अक्षर मिलते हैं उसमें वो कैसे मिलते हैं, पहले ए के मिलेंगे सारे अक्षर, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, ऐसे होते हैं। तो यदि हमें फ्रेंड के बारे में लिखना होगा तो वो कहता है कि अगर इसको वर्ण क्रम में अरेंज किया जाए तो वो कहता है कि इनमें कौन से कितने अक्षर ऐसे हैं जो पहले से ही वर्ण क्रम के अनुसार पहले से ही सेट हैं। तो जैसे देखो इसमें FRIEND में सबसे पहले अक्षर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डी आएगा। तो F के नीचे मैं डी लिख देता हूं, इसके नीचे डी। इसके बाद में E आएगा तो R के नीचे E लिख देते हैं। इसके बाद में E के बाद में क्या आना चाहिए, F आना चाहिए, तो ये F हो गया। और F के बाद में GHI, तो ये I, JKLMN, तो ये N, और OPQR। देखिए ये सारे शब्द अगर हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या वर्ण क्रम के अनुसार रखे होंगे तो ये फ्रेंड शब्द ऐसे होता। तो इसमें कौन सा डिजिट्स है या मतलब कौन सा अल्फाबेट है जो बदला ही नहीं है, तो वो N है। जो पहले भी ये सेकंड लास्ट था, अब भी सेकंड लास्ट है, बाकी सारे बदल गए हैं। तो N है एक ऐसा शब्द या अक्षर जो एक बार ही जो अपनी जगह पर, जिसने अपना स्थान, इसमें प्रश्न पूछा था कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो सिर्फ एक अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि वो अक्षर भी पूछ सकता था, वो N है। 72 था ये। इसके बाद में हम चलेंगे 73। 73 में क्या कहता है, एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। मतलब ये है मेन चीज, एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए, 7, मैं हिंदी ऐसे लिख देता हूँ, 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। तो वो कहता है अप्रैल और मई में कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। अप्रैल और मई में कितने चावल चाहिएंगे कैंटीन में। तो 7 दिन में 56 किलो चाहिए, तो एक दिन में कितने चाहिए भाई, एक दिन में चाहिए 56/7 किलो, यानी कि 8 किलोग्राम चावल प्रतिदिन चाहिए उनको। एक दिन में कितने चावल चाहिए, 8 किलो। अब अप्रैल और मई में कुल कितने दिन हैं, अप्रैल में जो होते हैं 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, तो उनको कितने दिन चाहिए, 30 + 31 यानी कि 61 दिन का चावल बताना है हमें। एक दिन में 8 किलो चाहिए, तो 61 दिन में 61 गुणा में 8, 8 × 48, 488 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। ये था 73। 74 में जाते हैं। 74 में कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विशाल कहता है भाई कोई फोटो लगी हुई है, फोटो, ये फोटो है या तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए विशाल कहता है, विशाल क्या कहता है कि यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब ये जो है, ये मतलब इसका, विशाल का तो ये दादा है, तो इसका ये पिता हुआ, इसका पिता हुआ।
ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये विशाल का दादा हुआ, तो इसका फिर पिता हुआ। और दादाजी के इकलौते पुत्र की बहन, तो इकलौता पुत्र ये कौन हुआ फिर विशाल का, ये पिता हुआ। और इसकी बहन जो होगी विशाल की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। यही पूछ रखा था कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब खुद के दादाजी, उसका इकलौता पुत्र कौन हुआ, उसका पापा ही तो हुआ। पुत्र की बहन बताया, इकलौते पुत्र की बहन। तो विशाल का और उस व्यक्ति का जो फोटो में दिखाया, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, उस फोटो का और विशाल का क्या संबंध हुआ, वो उसका पिता हो गया। और उसके पिता की बहन विशाल की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ये प्रश्न था हमारा 74। 75 में कहता है दी गई श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर पूरा करना है। श्रृंखला देखिए क्या है, 20 फिर 21 और इसके बाद में दे रखा है 25 और फिर 34 और फिर 50। इसके आगे जो है क्या आएगा 50 के बाद में, ये पता लगाना। देखो अब इसमें वही का वही है, हमें सीक्वेंस क्या दिया गया है, क्या जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग घन वर्गमूल क्या कर रखा है, उसको समझना है सीक्वेंस को। देखिए अब 20 और 21 के बीच में 1 का अंतर है, क्योंकि 20 में प्लस का 1 करने से 21 मिलेगा, ये प्लस का 4 करने से 25 हो जाएगा। इसमें कितना अंतर हो गया, ये 9 का प्लस 9 करने से 34 हुआ और ये 16 करने से 50 हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 का स्क्वायर करना है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होते हैं 25, और वो ऐड करना है 50 में। तो 50 में 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन दे रखे थे 60 70 75 100, तो 75 इसका आंसर होगा। तो ये 15 कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 15 हम और करने वाले हैं। आशा करता हूं कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।